नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तुरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कभी भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, आपका प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर या दुश्मन कितना भी छोटा हो, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। हर बार वो अगर सामने से आता है तो हमको उसे गंभीरता से लेना चाहिए। अब देखिए, कल परसों ही हमने 5 विधानसभा के चुनाव देखे। वैसे तो बार बार बोला जा रहा था कि यूपी तो बीजेपी आराम से जीतेगी, शक है तो गोवा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में। फिर भी उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी मेहनत कर रहे थे। आसान है चुनाव, लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश की सत्ता कब्जा करना इतना ही नहीं था, कायम चलाना ये भी नहीं था, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए चुनकर आए ताकि जुलाई महीने में होने वाली जो राष्ट्रपति पद का चुनाव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए वोटिंग कर सकते हैं और बीजेपी की तरफ से करने चाहिए। इसके लिए वो मेहनत कर रहे थे। लेकिन 2024 का चुनाव जीतने के सपने देखने वाले प्रियंका और राहुल क्या कर रहे थे? ये तो आराम से, हमने तो लड़की लड़ सकती हूँ बोला है, हाथरस का ड्रामा किया है और कुछ ड्रामा किया है, किसान आंदोलन का ड्रामा किया है, तो हम आराम से जीत जाएंगे, ये समझकर बैठ गए थे। यानी जो जीतने वाला है वो भी पूरी मेहनत कर रहा है और जो हारने वाला है उसको मेहनत करने की इच्छा ही नहीं। जब ऐसा होता है ना तो उसको कोई बचा नहीं सकता दोस्तों, बिल्कुल बचा नहीं सकता। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भैया सामने वाला कितना भी दुबला हो, उसके पास जो थोड़ी सी शक्ति होती है, अगर वो ढंग से इस्तेमाल करे तो कितने भी बड़े ताकतवर इंसान को हरा सकता है। ये लड़ाई का, युद्ध का नियम है। युद्ध का नियम है, उसकी तो रणनीति बोलते। ताकत कितनी है उससे मतलब नहीं। हम देख रहे एक महीने से छोटा सा यूक्रेन है, वो बड़ी ताकत जिसको माना जाता है, वो रशिया से जूझ रहा है। रशिया उसको एक महीने में भी पूरा कब्जा नहीं कर पाया। कुछ 10 सिटी, शहर, नगर भी काबिज नहीं कर पा रहा है। इसलिए सामने वाले को छोटा समझना, दुर्बल समझना, ये बड़ी गलती होती है। अगर वो लड़ाकू है तो उसके पास क्या हथियार है, साधन है, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो 3 पार्टियों की सरकार है, उसके जो संस्थापक है, जनक है शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले खुद को बड़ी चाणक्य मानती है, राजनीति की बड़ी जानकार समझती है, और इसलिए इन्होंने एक मजाक किया था पूर्व मुख्यमंत्री और आज के जो विरोधी नेता है, नेता विपक्ष है, प्रतिपक्ष है, देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने कहा था कि ठीक है, देवेंद्र जूझने वाला नेता है, लेकिन अकेला देवेंद्र क्या करेगा, ये उन्होंने बोला था। क्या बोला था? अकेला देवेंद्र क्या करेगा। और देखिए दोस्तों, 1 साल पहले विधानमंडल के सेशन में, अधिवेशन में देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वाजे, परमवीर, मनसुख हिरेन मामले निकाले थे और उससे आज तक महाविकास आघाड़ी सरकार उस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रही। हम अगर दूसरी तरफ देखें तो एक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नवंबर में ली थी अकेले देवेंद्र फडणवीस ने, और उन्होंने नवाब मलिक जो रोज प्रतिदिन बकवास करते थे, उनका एक मामला निकाला था और वो कैसे फंसे देखो। मिनिस्टर है फिर भी जेल के अंदर पड़े हैं, उनके सब खाते निकाले गए, फिर भी वो जेल में पड़े हैं। मिनिस्टर है, अकेला देवेंद्र क्या करेगा। मनसुख हिरेन का मामला हो, एंटीलिया का मामला हो, अनिल देशमुख को जाना पड़ा, नवाब मलिक को जेल में जाना पड़ा। ये सब करने वाला कौन है? किरीट सोमैया नहीं है, अकेला देवेंद्र है, अकेला देवेंद्र। इसलिए
मैं बोलता हूँ कि हमेशा आपका प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर दुबला भी कितना हो कोई बात नहीं, लेकिन क्या वो अपना दिमाग लगाकर आपके साथ लड़ना चाहता है तो उससे ज़्यादा सावध होना चाहिए। उसके आपके सामने कोई ताकतवर प्रतिस्पर्धी हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो आपके साथ पूरी ताकत झोंक कर पूरा दिमाग लगाकर लड़ना चाहता है उससे डरना ज़रूरी होता है, जो आज तक सुप्रिया सुले नहीं समझ पाई है, जो आज तक उद्धव ठाकरे नहीं समझ पा रहे, ना महाविकास आघाड़ी समझ पा रहे। और मुझे अजीब लगता है कि समझने वाला एक ही इंसान हो सकता था और वो भी सोचना नहीं चाहता, जिसका नाम शरद पवार है। अकेला देवेंद्र क्या करेगा, ऐसा जब सुप्रिया सुले ने कहा था तो उसका मतलब ये था कि हाँ ठीक है देवेंद्र जुझारू है, लेकिन फिर भी अकेले उनके साथ कौन है, ऐसा उन्होंने माना था। लेकिन और कोई साथ होने की ज़रूरत नहीं होती, पूरी पार्टी उनके साथ है। और एक कहा जाता है कि अगर शेरों की सेना हो और कोई बकरा उसका नेतृत्व करता हो तो शेरों की सेना भी बकरों जैसी काटी जा रही। लेकिन बकरों की सेना हो और उसका नेता सेनापति अगर शेर होगा तो वो बकरे भी शेर जैसे लड़ते, ऐसा कहा जाता है। तो अकेला देवेंद्र का मतलब वो सेनापति है नहीं बोलना, उसकी सेना बकरों की है या शेरों की है उससे मतलब नहीं होता। नेता करके सेनापति बन के कौन सामने खड़ा है तो वो अकेला देवेंद्र है, लेकिन वो जुझारू है। और इसलिए मैं आज बताने वाला हूँ, हमने कल देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर के मामले में फिर एक बार महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार उद्धव ठाकरे सरकार को थप्पड़ मारी है। जो मामले परमवीर के खिलाफ दर्ज किए गए थे वो पूरे के पूरे 5-6 जितने मामले हैं वो सीबीआई को सौंपने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। क्योंकि परमवीर सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा कि बदले की भावना से मुझे फंसाया जा रहा है, और जो फंसाना चाहते क्या वही मेरी इंक्वायरी करेंगे, जो आरोप कर रहे हैं क्या वही इंक्वायरी करेंगे। इसलिए कोई तटस्थ, कोई अलग महाराष्ट्र पुलिस से कोई अलग संगठन, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मेरे मामले का तपास करे, जांच करे। तो महाराष्ट्र पुलिस के हाथ से मेरे मामले निकाल दो और और किसी को दे दो, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। और बात सीधी है, इसमें फिर से महाराष्ट्र सरकार और फंसेगी, क्योंकि हम खुली आंख से देख सकते हैं कि ये मामले बदले की भावना से ही दर्ज किए गए। जो मामले आज के नहीं है, बल्कि परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, थाना के पुलिस कमिश्नर थे, या और कहीं उनकी पोस्टिंग थी, उस समय के मामले हैं। और आज तक वो तकरारें होती रही, कंप्लेंट होती रही, लेकिन उनकी दखल नहीं ली जा रही थी। अचानक वो सब मामले इंपॉर्टेंट हो गए और फटाफट 1 महीने के अंदर शायद 5 मामले दर्ज हो गए, और अरेस्ट के डर से परमवीर को छुपना पड़ा था। आखिर वो कोर्ट के सामने आ गए थे वगैरह, वो बात छोड़ दो, पुरानी हो गई। मुझे आज ये कहना है कि ये झटका तो महाराष्ट्र सरकार को लगना ही था, क्योंकि इतनी खुली नज़र से, सादी नज़र से दिखाई देता है कि आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं, आप कानून का अमल नहीं कर रहे, आप पर्सनल या बदले की भावना से कुछ कर रहे हैं, तो कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगी। ये तो होने वाला था। और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि भैया ये मामले सीबीआई को क्यों न दिए जाए, ये आप बताइए, महाराष्ट्र सरकार बताए। इनका वकील तो नहीं बता पाया। और सीबीआई के वकील को पूछा था, उसने बोला था भाई अगर सुप्रीम कोर्ट हमको आदेश देते तो हम वो भी काम करेंगे। तो ये मामला अब साफ हो गया कि इन्होंने दर्ज किए हुए मामले सीबीआई के पास चले गए हैं,
और उसमें जो एविडेंस इकट्ठा किया गया, कहा जाता है कि परमवीर के खिलाफ ये एविडेंस है, वो सबूत है, वो सबूत है, उसकी भी जांच होगी। और मुझे गारंटी है, मैं तो परमवीर को कोई सच्चा दूध से धुला नहीं मानता, लेकिन एक बात साफ है, जिस बदले की भावना से परमवीर को फंसाने की कोशिश हुई उसमें बहुत सारे झूठे सबूत भी हो गए। और वो सबूत अगर सामने लाती है सीबीआई, क्योंकि एक बात है, अब मामला तो सीबीआई के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने बताया 7 दिन में पूरा का पूरा जो कुछ कच्चा चिट्ठा या डेटा इकट्ठा किया है वो सीबीआई को सौंप दो। अब वो सब सीबीआई को सौंपा गया तो जो सामने आने वाले लोग हैं, जिन्होंने इसमें कंप्लेंट दी है, वो भी बोलेंगे। क्या ज़बरदस्ती उनको परमवीर के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, क्या झूठे सबूत बनाए गए, ये सब निकलेगा। और उसमें फिर एक बार महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार पूरी नंगी हो जाएगी। लेकिन मामला वहाँ नहीं रुकता दोस्तों, मामला वहाँ नहीं रुकने वाला। और एक मामला इसी ढंग से सीबीआई के पास जाने वाला है। और इसलिए मैंने हेडिंग में बोला है कि परमवीर तो सिर्फ झांकी है, पेन ड्राइव बाकी है। ये अभी जो महाराष्ट्र का विधानमंडल का अधिवेशन चल रहा है, सेशन चल रहा है, उसमें पिछले हफ्ते शायद विरोधी दल के नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक पेन ड्राइव सबमिट किया था, जिसमें किस ढंग से झूठे मामले बनाने का षड्यंत्र चलता है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा है। 125 घंटे की रिकॉर्डिंग उन्होंने पेश की है। सरकार के वकील, प्रोसिक्यूटर किस ढंग से झूठे मामले बनाए जाए, कैसे जो कत्ल हुई या ना हुई वो किसी दूसरे ही आदमी ने कर दी, ये बताने के लिए सबूत कैसे बनाने हैं, सबूत कहाँ रखने हैं, सबूत कहाँ जाके ढूंढने हैं, इसका पूरा षड्यंत्र, उसका पूरा षड्यंत्र सरकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस प्रोसिक्यूटर ही बना रहे। ऐसा पूरा पिक्चर इस पेन ड्राइव में है। और एक दो ने, बहुत सारे नेता उसमें फंसे हुए हैं। और वो मामला देवेंद्र फडणवीस ने इस सेशन में सामने रख दिया तो भगदड़ मच गई थी। और उसके बाद सुप्रिया सुले बोलते उनका तो पटाखा एकदम फुस से निकला, उसमें से कुछ नहीं आया। ये भूल रही है कि नवंबर में जो पटाखा बम फोड़ा था देवेंद्र फडणवीस ने, उसी के कारण 3.5-4 महीने में नवाब मलिक अंदर जाके पड़े। तो उसको फुस बोलते हैं। क्या सुप्रिया सुले समझ सकती है कि पटाखा क्या होता है, बम क्या होता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है, कितने समय बाद होती है? अगर देवेंद्र का पटाखा या बम फुस था तो नवाब मलिक अंदर क्यों पड़े? उसको बचाने की कोशिश सुप्रिया के पिताजी ही क्यों कर रहे हैं? तो बात ये पेन ड्राइव की। और पेन ड्राइव पेश करते हुए उसका कुछ अंश देवेंद्र ने विधानसभा में भी दिखाया था, बताया था। और उन्होंने सभापति के पास, उपसभापति के पास वो दे दिया था। अब होम मिनिस्टर उसका खुलासा करने वाले थे, उन्होंने तो कुछ खुलासा किया नहीं। वो बोले ठीक है, हम उसकी जांच करने के लिए सीआईडी के पास, क्राइम ब्रांच के पास भेज देते, उससे क्या होने वाला है? फिर मामला घूम फिर कर वहीं आ जाता है जहां परमवीर का मामला शुरू हुआ था। परमवीर ने क्या कहा था? जो मुझ पर अन्याय कर रहे हैं, बदले की भावना से अलग अलग मामले दर्ज कर रहे हैं, वो जो आरोपी है, क्या वही जो आरोप करने वाले हैं, कंप्लेनेंट है, फिरियादी है, क्या वही मेरी जांच करेंगे? अगर महाराष्ट्र की पुलिस ही मुझे आरोपी बना रही है तो वो बदले की भावना से कर रही है और वो मुझे न्याय नहीं दे सकती। मेरे लिए न्याय की जांच नहीं होगी, इसलिए किसी और एजेंसी को दे दो।
तो ये पेन ड्राइव का मामला कहाँ अलग है? जो महाराष्ट्र पुलिस, उनकी ही प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो अधिकार, वो वकील जो है वो, इनके ही राजकीय नेता सब जिसमें मिले हुए हैं, क्या उसी गवर्नमेंट के अंडर पेन ड्राइव की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? नहीं हो सकती दोस्त, बिल्कुल नहीं हो सकती। और इसलिए जब ये पेन ड्राइव फडणवीस ने विधानसभा में रखा था, उसी वक्त बोला था कि इसका इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस या महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आने वाली कोई भी एजेंसी इसका जांच नहीं करेगी, ईमानदारी से नहीं करेगी। इसलिए कोई स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एजेंसी के पास जाना चाहिए, सीबीआई के तरफ ये इन्वेस्टिगेशन भेजना चाहिए। ये देवेंद्र ने उसी वक्त बताया था, लेकिन फिर से चालाकी हुई है। होम मिनिस्टर हमारे दिलीप वलसे पाटिल है, उन्होंने परसों खुलासा कर दिया कि हमने वो सब पेन ड्राइव का मामला सीआईडी को सौंप दिया। तो अब सीआईडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन के ही अंडर काम करती है, तो ये मामला उजागर कैसे हो सकता है? ये तो इंडिपेंडेंट है नहीं। और महाराष्ट्र में कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी, कोई भी शाखा कुछ इंडिपेंडेंटली करती ही नहीं है। नारायण राणे को हैरान करना है तो मुंबई म्यूनसिपालिटी उनको एक समन्स भेज देती है, क्यों? ये ठाकरे के खिलाफ कुछ बोलते हैं। मोहित कंबोज ठाकरे के खिलाफ कुछ बोल रहे, चलो इनको एक नोटिस भेज दो। इस ढंग से जब गवर्नमेंट की मशीनरी चलती है बदले की भावना से, तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली ईमानदारी से नहीं हो सकता। और इसीलिए उसी वक्त जिस दिन देवेंद्र फडणवीस ने पेन ड्राइव विधानसभा में रखा था, तो कहा था मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका इन्वेस्टिगेशन राष्ट्रीय एजेंसी से होना चाहिए, सीबीआई से होना चाहिए तो एनआईए से करो, कोई बात नहीं, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस पर मेरा भरोसा नहीं है। इसका इन्वेस्टिगेशन पेन ड्राइव और पूरा मामला है, उसका इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी से होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को नहीं सौंपेगी तो हम कोर्ट जाएंगे। इसका मतलब सीधा साधा है कि ये मामला लेकर विधानसभा का ये सेशन खत्म होने के बाद देवेंद्र फडणवीस हाई कोर्ट जाएंगे, शायद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और डिमांड करेंगे कि ये मामला ईमानदारी से जो उसकी जांच होनी चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस के हाथ से ये मामला निकालकर किसी सेंट्रल एजेंसी को सौंपा जाए। और अगर परमवीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट पूरी जांच सीबीआई को सौंप देती है, तो पेन ड्राइव में क्या होगा? अच्छा, एक बात और है कि परमवीर का मामला तो छोटा है, एक व्यक्ति से निगड़ित है, एक व्यक्ति से कनेक्टेड है, लेकिन पेन ड्राइव में देवेंद्र फडणवीस ने जो विधानसभा में पेन ड्राइव रखा, उसमें तो दर्जनों लोगों का रेफरेंस आता है, नेताओं का, पार्टियों का, अधिकारियों का। इसलिए मैंने कहा कि परमवीर का मामला सिर्फ झांकी है, पेन ड्राइव का तमाशा पूरा का पूरा बाकी है। हाँ, उसमें 2-4 महीने और जा सकते हैं, लेकिन वो तो एविडेंस की कॉपी है पेन ड्राइव, जिसकी 10 कॉपियाँ होगी और आज भी उसकी ओरिजिनल देवेंद्र के पास रहेगी। उन्होंने कहा है कि मैंने फॉरेंसिक जांच करके लिए, ये बिल्कुल सही है, सच्ची है। तो आओ 4-5 महीने जा सकते हैं, लेकिन ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर 1-2 महीने में डिसीजन दे देगी कि ये भी सीबीआई के पास भेजो। तो उसके बाद क्या होगा? सोचिए शरद पवार, सोचिए सुप्रियाताई, अकेला देवेंद्र क्या करेगा? अकेले देवेंद्र ने क्या किया ये सोचिए। क्या करेगा ऐसा सवाल उल्टा मत कीजिए, सोचिए कि अकेला देवेंद्र क्या क्या कर रहा है
उसने क्या क्या किया है। दोस्तों अभी यह रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।